इतनी गर्मी होती नहीं है, क्योंकि आज ही मेरे ख्याल में गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ी है इतने दिनों बाद ना, ऐसा लग रहा है, वरना गर्मी थी नहीं पहले कभी इतनी। आज जून का महीना पता चला है, पर कोई बात नहीं, हम समन संगी हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, क्या फर्क पड़ता है। कितने हमारे संगी साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार संगति अटेंड करेंगे, हाथ उठाना। हाँ, ज़्यादा नहीं है पर फिर भी काफ़ी है, कर लें डाउन कर लें नीचे। हमारा जो उद्देश्य है, समन संघ का उद्देश्य है, वो है समनों का सुख, समनों का विकास और समनों की सुरक्षा। तो ये समन कौन है? जिनके विकास की बात कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिनके हम सुख की बात कर रहे हैं, वो समन कौन है? ये जो नए लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्हें अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये समन 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 इतनी देर से क्या चल रहा है, पर उनको ये बात समझ में आती होगी कि उनके मोहल्ले में, आसपास, उनके दफ्तर में, उनके कार्यक्षेत्र में, उनके कहीं आने जाने में, किसी दुकान में, किसी शादी में, किसी मंदिर में ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण तो सब जानते होंगे। वो ब्राह्मण को पुरानी भाषा में वमण कहते हैं, वमन। और जो व्यक्ति, इसको करके सेट करके साइड बैठ जाओ, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। और जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है भारत के अंदर, उसको हम श्रमण कहते हैं और पाली भाषा में उसको समण कहते हैं। तो एक लाइन का जवाब है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है वो व्यक्ति समण है। अब आप में से अगर कोई ब्राह्मण हो तो वो उठ के जा सकता है, ये सभा उसके लिए नहीं है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, वो जा सकता है। और उसको खीर पूड़ी सब्जी भी नहीं मिलेगी क्योंकि यह बंद है। फिर भी दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई ब्राह्मण हो तो जा सकता है, उसकी सभा नहीं है। ये समणों की सभा है। समण यहाँ बैठेंगे, समण यहाँ सुनेंगे, समण यहाँ रहेंगे। तो ये समण शब्द कैसे आया, आपसे सवाल कर सकता है कोई भी। हो गया वो, आप इसको एक बार सेट करके ना बैठ जाओ। तो ये समण शब्द कहाँ से आया? समण को बदल के संस्कृत भाषा में श्रवण कैसे कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल कोई भी कर सकता है आपसे, क्योंकि जब आप ये कहोगे कि मैं समण हूं, तो सामने वाला जानता होगा तो भी आपको चेक करने के लिए पूछेगा ये समण क्या होता है। और जब आप कहते हो कि मैं गारव से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं समण हूं, समणी हूं, और सवाल का जवाब नहीं आया, तो बात गिर जाएगी। उस क्षण तो गिरी जाएगी जहां आप बहस में होगे। इसलिए हारना नहीं है, तो पूरा सीखना है। पहली क्लास का सवाल है कि मैं समण हूं तो समण क्या है। पहली क्लास का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है और इससे भी बड़ा मूवमेंट आगे होने वाला है, और यही नहीं पता चला कि समण क्या है, तो जवाब क्या देंगे? हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं। अपने घर को हम कभी नहीं कहते कि हम इसके मकान मालिक हैं, हम इसके मकान मालिक हैं, हम इसके मकान मालिक हैं, जब तक या तो हम उस घर को बेच ना दें और या उस घर के एक कमरे में या एक फ्लोर पे कोई किराएदार लेके ना आए। जब उस घर में किराएदार आता है या कोई खरीदार आता है, तब हम कहते हैं कि हम इस घर के मालिक हैं, और उसको कहते हैं किराएदार है। तो किराएदार कोई आया पहले, तब हमने अपने आप को मकान मालिक कहा, और खरीदार कोई आया तब हमने कहा कि हम इस मकान के मालिक हैं। उससे पहले बावला ही कहेगा जो दुनिया में कहता फिरेगा कि मैं अपने मकान का मालिक हूँ, मैं अपने मकान का मालिक हूँ। क्या जरूरत है? मैं मकान आपका मालिक हूँ, ढंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? वैसे ही भारत के अंदर हम लोग काले काले रंग के, काले रंग का मतलब ऐसा नहीं है कि तवे जैसा काला, बिल्कुल सुन, काले का मतलब पक्के रंग वाले, गए हुए रंग वाले, स्वर्ण रंग वाले, सोने जैसे रंग वाले, हिरण जैसे रंग वाले, गेहूं के बाली के जैसे रंग वाले, सूरज के
उगते हुए ढलते हुए रंग वाले, ऐसे लोग चमड़ी वाले हम। क्योंकि भारत गर्म देश है, गर्मी का देश है। जैसे आज गर्मी पड़ रही है, यहाँ ठंड बहुत कम रहती है, और जो ठंड रहती है उससे हम काले नहीं पड़ते। बस वो ठंड में एक आध स्वेटर पहन लेते हैं, काम चल जाता है। पर ठंड पड़ती है साइबेरिया में, ठंड पड़ती है अंटार्कटिका में, ठंड पड़ती है यूरोप में, ठंड पड़ती है हिमालय के ऊपर। वहाँ के लोग ऐसे नहीं होते जैसे ये है। इसका इको बंद कर दो और इसका ट्रबल बंद कर दो। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो खाल का रंग है वो अलग तरह का है। तो यहाँ वाले जो लोग हैं, वो जो लोग हैं उनको बोलते हैं सवर्ण। सवर्ण का मतलब वर्ण माने रंग और स माने सहित, रंग के सहित या निज रंग वाले या रंग वाले, उनको बोलते हैं सवर्ण या सवर्ण। और जो लोग बाहर से आए, ठंडे एरियाओं से आए, हमें उनका रंग समझ में नहीं आया, क्या खाल का रंग है, तो हमने उनको कहा अवर्ण, अवर्ण लोग। तो वो जो लोग थे हमारे निज मन से, निज रंग से, सवर्ण से, समन से, मन माने मन होता है, मन से बने हुए को मनुष्य बोलते हैं। तो हमने अपने आप को निज रंग वाला कहा, मन वाला कहा, और उन लोगों को हमने कहा अवर्ण या वमन। वम, वम माने विपरीत, वे माने होता है दूसरा, विपरीत मतलब हमसे अलग तरह का, जो हमारी समझ में नहीं आया, ऐसा रंग अवर्ण। तो वो जो लोग थे जिनकी खाल का रंग हमें आज भी समझ में नहीं आता, वो सफ़ेद नहीं है, वो अलग ही तरह का है जो हमें समझ नहीं आता, तो हमने कहा अवर्ण। तो उनको हमने अपने से विपरीत मन वाला माना, विपरीत मनुष्य माना। और हमने ऐसे भारत में 13 प्रकार के लोग जो आए, चाहे वो अरब के रास्ते से आए, चाहे वो मध्य एशिया के रास्ते से आए, चाहे वो पूर्वी एशिया के रास्ते से आए, चाहे वो समुद्र के रास्ते इधर से आए, पहाड़ों से आए, वो सारे ही लोगों को हमने वमन कहा। जब उनको वमन हमने कहा तब हमने अपने आप को समण डिक्लेयर किया। उससे पहले हम समण कहने की आवश्यकता नहीं थी। उससे पहले इस देश का नाम भारत नहीं था। उससे पहले जम्बू, यहाँ पे बहुत सारी जामुन हुआ करती थी, तो इसको जम्बू द्वीप बोलते थे कि ये जम्बू द्वीप है, यहाँ जामुन के पेड़ बहुत होते हैं। आजकल तो नहीं होते। तो समण का मतलब है जो वमन नहीं है, और उनको जो नाम वमन दिया है वो हमने दिया है, वमन नाम। वमन नाम वो खुद लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि अगर यहाँ से कुछ लोग जो काले रंग के हैं, गेहूं रंग के हैं, वो अगर ऐसे जगह जाएं जहाँ सारे लोग अलग तरह के सफ़ेद रंग के, या जो रंग समझ में नहीं आता, ऐसे पहाड़ों पर रहने वाले हैं, जैसे लोग हमारे अमेरिका गए हैं या इंग्लैंड गए हैं, तो क्या कहते हैं उनको? ब्लैक इंडियन। उनको ब्लैक इंडियन बोलते हैं, काला भारतीय या ब्लैक एशियन। तो वो हमारे लोगों को ब्लैक करके बोलते हैं, अफ्रीका के लोगों को ब्लैक बोलते हैं। तो वहाँ जो हमारी लोगों की पहचान है, वो पहचान उन्होंने दी है हमें। उन्होंने हमारा नाम रखा है ब्लैक इंडियन। हम अपना नाम ब्लैक इंडियन क्यों रखेंगे? हम अपना नाम रखेंगे गोल्डन इंडियन, हम अपना नाम रखेंगे किंग इंडियन, हम अपना नाम रखेंगे क्यून इंडियन, हम राजा रानी का नाम रखेंगे, सुनहरा नाम रखेंगे, चांदी वाला रखेंगे। अपने आप को ब्लैक कौन कहेगा? पर नाम हमारी मर्जी से नहीं आते। जो हमारे देश में आया उसका नाम हमने रखा, ये वम है। वम हमारी संस्कृति से विपरीत, हमारे संस्कारों से विपरीत, हमारे रंग से विपरीत, और कोई काम नहीं करने वाला निकम्मा आदमी। और निकम्मा आदमी क्या करता है? मांगता है। जो बाहर से आता है उसका यहाँ कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं करता, तो क्या करता है? वो याचना करता है, याचक होता है। इसीलिए पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, एक गरीब याचक वमन, एक गरीब याचक ब्राह्मण क्या करता है? याचना करता है। किसके दरवाजे पे करता है? हमारे दरवाजे पे करता है। और हम कौन हैं?
हम कौन हैं? तो पूरा सेंटेंस है, एक गरीब याचक वमन याचना करता है समण के दरवाजे पर किताब में कोई अपने आप क्यों लिखेगा कि मैं याचना करता हूं आपके दरवाजे पर? भाई किताब में तो उनके हाथ में चली गई। इसलिए कहानी आधी तो ठीक है कि एक गरीब दरिद्र याचक वमन याचना करता है, तो सेंटेंस आप पूरा कर दो। अब तो आपको पता चल गया कि हम समण हैं। अब ये मत कहना कि एक गरीब याचक याचना करता है किसकी द्वार पे? सैनी के द्वार पे, माली के द्वार पे, कुम्हार के द्वार पे, धोबी के द्वार पे, चमार के द्वार पे, लोधे के द्वार पे। ऐसा नहीं बोलने का है। क्यों नहीं कहने का ऐसे? क्या कारण है कि ऐसा नहीं बोलने का है? ऐसा इसलिए नहीं बोलने का है, इसको देखना बंद कर दो, इधर देख लो, कुछ नहीं है। वो जब ठंडी हवा देगा दे देगा, उसको भूल जाओ। वो अपना काम कर रहे हैं, वो जो उसको करने दो। ये जो काम की बात मैं बता रहा हूँ वो तो आप जिंदगी में देखोगे, पर जो काम की बात बता रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगी। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि एक गरीब याचक वमन याचना करता है किसी चमार के दरवाजे पे, किसी माली के दरवाजे पे, किसी लोधे के दरवाजे पे। आपने कहना है एक गरीब याचक याचना करता है, ब्राह्मण याचना करता है समण के दरवाजे पे। क्यों कहना है ऐसा? क्योंकि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, आप हो कौन, तो क्या जवाब दोगे? आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जितनी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनकी पहचान क्या है, तो स्कूल में जाके क्या बताएंगे कि हमारी क्या पहचान है? माँ बाप उनको क्या पहचान बताते हैं? हमारे जो लोग हैं जो बूढ़े हो गए हैं वो अपनी क्या पहचान बताते हैं? तो ले दे के जब भी उनसे पूछा जाता है तू कौन है, कौन लोग हो तुम, कौन लोग हो बताओ, ऐसे पूछता धमका के आदमी, कौन हो भाई, कौन हो, कहाँ से हो, क्या जात है? तो जात पूछता है। क्या पूछता है? जोर से बोलो, क्या पूछता है? आज के बाद डर निकल जाएगा, चिंता मत करो, पर ध्यान से सुनते रहना, उसे मत देखना। तो जात पूछता है, जाति पूछता है। तो जात और जाति का मतलब क्या है? कभी कोई पलट के पूछता नहीं भाई जात और जाति का मतलब क्या है। तो हमारी माताएं और बहनें जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसको क्या कहती हैं? नवजात। कभी कहती हैं कि ये नव कुम्हार है, नव तेली है, नव माली है, नव चमार है, नव ब्राह्मण है, नव बनिया है, नव ठाकुर है? कभी कहती हैं? वो कहती हैं नवजात है। जात का मतलब है पैदा होना, पैदा हुआ, और नव का माने नया, यानी कि ये नया पैदा हुआ। अब उसका कोई नाम वाम नहीं है, थोड़े समय बाद नाम रख देते हैं, गोलू, मोलू, टिंकू, पिंकू, छोटा मोटा नाम रख देते हैं। फिर वो नवजात नहीं रहता, फिर वो टिंकू, पिंकू, गोलू, गोलू हो जाता है। पर जब तक नाम नहीं है उसको कहते हैं नवजात है। तो जात का मतलब है उत्पन्न, जाति का मतलब है उत्पन्न। कहते हैं ना ये जो बैल है किस जाति का है? अब बैल की जाति क्या बताओगे? चमार? क्या कहोगे लोहार बैल है? क्या कहोगे सुनार बैल है? क्या कहोगे लोधा बैल है? क्या कहोगे माली बैल है? और जात पूछ रहे बताओ बैल की, अपनी तो बता देते हो फौरन, जो है नहीं। और बैल और भैंस की बताते थे। तो बैल और भैंस की होती हैं, जैसे कहते हैं खुर्रा है, ये कौन कौन सी भैंसों की जात होती हैं? कई सारी है। भुर्रा होती है, बर्रा होती है, कई सारी होती हैं। बकरों की होती हैं कई सारी। तो वो कैसे पैदा होते हैं, किस नस्ल से होते हैं, उनके नाम रखे हैं। ऐसी फसलों की जात होती हैं, ये फलानी जात का बीज है, ये फलानी जात की नस्ल है, ये फलानी जात। तो जात माने उत्पन्न होना, पैदा होना। तो हमारे लोग भारत में जो चीज़ उत्पन्न करते थे, कोई लकड़ी उत्पन्न कर रहा है, कोई लोहा पीट के कुछ बना रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कपड़ा पैदा कर रहा है, कोई सोने को पीट के कुछ बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई फूल माली बना रहा है, कोई खेत को पीट रहा है, कोई राजा का काम कर रहा है, कोई सवालों के जवाब बुझाने का काम कर रहा है। इन नामों से हमारे लोगों के नाम काम के नाम से पड़े हैं। वो दरअसल जात का मतलब है आपका काम क्या है। तो आओ इसी पे बात कर लेते हैं। अब सम्राट अशोक की जात क्या है? सम्राट अशोक को आज के समय ओबीसी बोलते हैं, वो तो 1932 से आया है। तो सम्राट अशोक की जात है राजा।
और बुद्ध की जात क्या है? उनकी जात है बुद्ध, क्योंकि वो बुझाते हैं, सवालों को बुझाते हैं, वो उपदेशक हैं, बुज्जक हैं, बुझाते हैं, बुद्ध हैं। तो जो किसान है उसकी जात क्या है? कस्सक है। जो लोहा पीटता है वो लोहार है। वो काम बदला तो काम का नाम बदल गया। अभी तो बहुत सारे हमारे लोग राज के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हमारे उपदेशक हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो टीचर हैं जिनको हम बोलते हैं आचार्य बोलते हैं कि ये हमारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। ये उनकी जात के नाम हैं, जात के नाम। तो अगर कोई आपसे पूछे जात का नाम क्या है क्या नहीं है, तो आप बता सकते हो, अपने काम का नाम बता सकते हो। जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उससे पूछे आपकी जात का नाम क्या? कह रहे स्टूडेंट है, हम तो स्टूडेंट हैं। पूरी दुनिया में वही चलता है। अंग्रेजी में इसको आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, वीवर बोलते हैं, बहुत सारे नाम चलते हैं। जो वो काम करते हैं वहाँ पूरी दुनिया में काम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जब कोई धमका के पूछता है तुम कौन लोग हो, कौन लोग हो, तो हमारे दिमाग में ये आता नहीं है कि हमें जो हमारी जो पहचान है वो क्या है क्या नहीं, हमको पता नहीं है, तो छूटते ही कह देते हैं। जो माँ बाप सिखाते हैं कोरी, सैनी, माली, धोबी, धानुक, चमार, माली, तेली, वाल्मीकि, भंगी, वही बता देते हैं। वो नहीं है पहचान, वो काम की पहचान बता रहे हो। पता नहीं वो आपके बुजुर्गों ने काम किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि आप सम्राट अशोक की संतान रहे हो, आप बुद्ध की संतान रहे हो, आप बड़े बड़े महापुरुषों की संतान रहे हो, आप सुदत्त जैसे व्यापारी की संतान रहे हो, तो आप सेना में भी रहे हो, राजा भी रहे हो, सारे काम आपने किए हैं। वो वाली पहचान कहाँ गई? वो लोग कहाँ गए? वो काम की पहचान करनी है तो जब हम पूरे देश के मालिक थे वहाँ से पहचान आरंभ होनी चाहिए, जब पुरानी पहचान की बात हो रही है। पर ऐसा नहीं होता। तो सामने वाला आपको वो पहचान देने की कोशिश करता है जो है नहीं, और हम स्वीकार करके चले आते हैं। तो जात का मतलब हमारी पहचान नहीं है जो काम की आज के समय है। तो किसी से पूछो तुम्हारी क्या पहचान है बताओ, तो कोई कहता है हम मुस्लिम हैं। अभी मैंने एक व्यक्ति से पूछा भाई तुम्हारी क्या पहचान है? कहने लगा मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इंडियन मुस्लिम। मैं भाई ये क्या पहचान हुई तेरी? जो तू मुस्लिम है वो तो तेरी मान्यता है, जो मुस्लिम है वो तेरा धर्म है, जो मुस्लिम है वो तेरा रिलीजन है, जो मुस्लिम है वो तेरा फेथ है। ये तेरे फेथ का, तेरे विश्वास का नाम है। तूने भारतीय संविधान के तहत में मुस्लिम धर्म एडॉप्ट कर लिया, वो तेरा धर्म है, मजहब है, रिलीजन है, पर तेरी पहचान तो नहीं है। ये तो फेथ का नाम है। और जो तेरा इंडियन है, जो तू इंडियन बोल रहा है, वो तो प्लेस है, वो तो जगह का नाम है। आज इंडिया बोलते हैं इसको, बाबा साहब ने रखा, अंग्रेजों ने रखा। उससे पहले इसको जम्मू द्वीप बोलते थे, उससे पहले इसके 16 टुकड़े थे। तो ये तो बदलती रहती है, जगह बदली, नाम बदल गए। अब इंडिया से कोई नाम कल को हम इसको फिर रख दें, जम्मू द्वीप कर दें, तो फिर जम्मू द्वीप हो जाएगा। तो ये तो बदलते रहते हैं। जैसे ये अमरोहा का नाम बदला था कुछ दिन पहले, फिर इसका नाम अमरोहा हो गया। पहले कुछ और थे, फिर कुछ और थे, फिर कुछ और हो गए। ये चलता रहता है। तो वो पहचान स्थायी पहचान नहीं है। तो किसी से पूछते हैं भैया तेरी क्या पहचान है? कहता हूँ मैं बीएसपी वाला हूँ, मैं समाजवादी पार्टी वाला हूँ, मैं क्या बोलते हैं एएसपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ। भाई ये क्या पहचान हुई? ये तो रोज़ जब भी चुनाव आते हैं तुम पार्टियाँ बदल लेते हो। अभी 4 दिन तक पहले तक एएसपी नहीं थी, तो कौन सा तुम में एएसपी वाला था? उससे पहले 4 दिन पहले बीएसपी नहीं थी, तो कौन से तुम बीएसपी वाले थे? उससे पहले 4 दिन पहले आरपीआई नहीं थी, तुम आरपीआई वाले थे, अब आरपीआई नहीं है। उससे पहले कोई पार्टी नहीं थी, उससे पहले पार्टियों के लिए कोई संविधान भी नहीं था, कोई चुनाव भी नहीं होते थे। तो यार ये क्या बात हुई? तुम पार्टी की पहचान बता रहे हो, वो तुम्हारी राजनीतिक पहचान है कि तुम्हें अपना राजनीतिक मत कहाँ देना है, पर यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम अपनी पहचान बताओ क्या है क्या नहीं। तो कोई कहता है मैं वामसे वाला हूँ, मैं समता संघ दल वाला हूँ, मैं फलाने संगठन वाला हूँ। भाई ये संगठन अब बने हैं, उससे पहले तुम क्या थे? वामसेव अब बनी है 78 में, उससे पहले तुम वामसेव वाले नहीं थे। ये सारी चीज़ें अब बनी हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई बन जाती हैं। 29 लाख संगठन हैं, रोज़ बदलते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ बदलते हैं, रोज़ आते हैं। तुम किसी भी संगठन में जा सकते हो, ये क्या तुम्हारी पहचान हुई? तो कोई कहेगा कि भाई मेरी पहचान है कि मैं नर हूँ, नर। कोई नारी कहेगी कि मेरी पहचान है मैं नारी हूँ। तो भाई आज के समय जो लिंग की पहचान है वो भी परमानेंट नहीं है। अभी हमारी किताब आ रही है, अब डॉक्टर
मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना देते हैं। वो स्थायी पहचान नहीं है। और वैसे भी बुद्ध ने बताया हुआ है कि एक मेल जो होता है वो नर और नारी दोनों होता है। जब माँ के पेट में होता है तो नर और नारी दोनों होता है। ये बुद्ध ने अच्छी तरह बहुत पहले बताया हुआ है, साइंस भी प्रूव करती है इसको। इसलिए उस पर इतना गर्व मत करो और ना इतना ज़्यादा गुमान करो। कोई कहता है भाई मैं तो बिहार वाला हूँ, कोई कहेगा मैं तमिलनाडु वाला हूँ, कोई कहेगा मैं तो उत्तर प्रदेश वाला हूँ। तो ये स्टेट बदलते रहते हैं, इनके नाम बदलते रहते हैं, इनकी भाषाएं बदलती रहती हैं, इनके क्षेत्रफल भी बदलते रहते हैं। तो ये स्थायी पहचान नहीं है। हमको बताओ तुम हो कौन, पहचान क्या है आपकी, कैसे पहचान बताओगे? तो पहचान नहीं बता पाते, बहुत कोशिश करते हैं बताने की, घूम फिर के यहीं आते हैं। या तो काम की बताएंगे, या धर्म की बताएंगे, या संगठन की बताएंगे, या अपना भाषा की बताएंगे, या क्षेत्र की बताएंगे, या अपने कुनबे की बताएंगे कि वो मैं फलाने का चाचा, मैं फलाने का बेटा। पर जो स्थायी पहचान है जो कभी नहीं बदलती, उसके बारे में नहीं पता। पर कमाल की बात यह है कि सारे के सारे लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ का वमन ब्राह्मण ऐसा करता है, हमारे केरल का वमन ऐसे करता है, हमारे तमिलनाडु का वमन ऐसे करता है, हमारे जम्मू कश्मीर का जो वमन है वो ऐसे करता है। पर कभी नहीं सोचते कि वमनों की पहचान तो बदलती नहीं। एक वमन अगर आपको अपनी पहचान देता है तो क्या कहता है? सबसे पहले कहता है, सारी बात छोड़ देगा, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ। आप कभी पूछ लेना किसी वमन से, जब भी आप पूछोगे तुम कौन हो, क्या कहेगा? मैं ब्राह्मण हूँ। अपनी पहली पहचान बताता है मैं ब्राह्मण हूँ। ना वो धर्म बताता, ना मजहब बताता, ना वो देश बताता, ना गोत्र बताता, ना वो परिवार बताता, ना भाषा बताता, ना लिंग बताता, कुछ नहीं बताता। वो कहता मैं ब्राह्मण हूँ। मूल पहचान बताता है अपनी। और हमारे लोग वो पहचान बताते हैं जो उनकी है नहीं। कोई काम की पहचान, कोई रिलीजन की पहचान, कोई क्षेत्र की पहचान, कोई भाषा की पहचान। और जो पहचान हमने वमनों को दी है, उनको हमने वमन कहा है, उसको लेकर वो इकट्ठे हो गए। केरल वाला केरल की भाषा जानता है, पर वो ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और जो बंगाल का ब्राह्मण है, वो दोनों सब आपस में एक हैं, वमन वमन करके। और जो समण हैं सारे के सारे, वो अलग अलग हैं। तो मूल पहचान क्या है? मूल पहचान हमारी पहली और अंतिम पहचान वो समण है। ये जो समण वाली पहचान है, इसको डॉक्टर अंबेडकर दे के गए थे। ऐसा नहीं है कि हम खोद के लेके आए, कहीं से हमने इसको बनाया है या कुछ बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कहा हुआ है कि दो तरह की संस्कृतियां बताते हैं वो। और हम तो इसको और भी ज़्यादा आगे बोलते हैं कि संस्कृति एक ही है भारत के अंदर, दूसरा सिर्फ कॉलोनी है। तो भारत के अंदर जो संस्कृति बताई है बाबा साहब ने, वो श्रमणों की संस्कृति बताई है, श्रमण संस्कृति। हमारे काले लोगों की जो संस्कृति का नाम है वो श्रमण संस्कृति है। और जो संस्कृति जिसकी होती है उसकी सारी चीज़ें होती हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि दो प्रकार की संस्कृतियां हैं, पर अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये कहते हैं कि संस्कृति एक ही प्रकार की है, दूसरे प्रकार की वमनों की कॉलोनी है, संस्कृति नहीं है। अब कैसे संस्कृति नहीं है, इसको समझो, इसको सीख लो। यहाँ से हमारे कुछ समण साथी, समण भाई इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाके उन्होंने काम धंधा शुरू किया, वहाँ रहने लगे सफ़ेद लोगों में। फिर वहाँ से वो कुछ लोगों को और ले गए। फिर वहाँ के राजा से बातचीत हुई। फिर राजा को उन्होंने कहा कि हम व्यापार ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको टैक्स देंगे। राजा ने हाँ कर दिया। फिर यहाँ से बहुत सारे लोगों को ले गए, फिर वहाँ एक कॉलोनी बना दी। फिर वहाँ पे उन्होंने अपना एक सैनिक छावनी बना दी। फिर वहाँ के राजा को कहा कि हम तुम्हारे राजकाज में मदद करेंगे। और पता चला कि यहाँ से फिर कुछ लोगों को ले गए और इंग्लैंड के राज पे कब्जा कर लिया। इंग्लैंड पे राज पे कब्जा करने के बाद में उसका राजकाज चलाने लगे। यहाँ के समण जाके वहाँ राजा हो गए। तो क्या जो समण संस्कृति है भारत की, क्या वो अंग्रेजों की संस्कृति हो जाएगी? क्या हम लोग अंग्रेज हो जाएंगे? क्या हमारी जो संस्कार हैं, वो जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो हमारे तीज त्यौहार हैं, जो शादी ब्याह हैं, क्या वो अंग्रेजों से हो जाएंगे सारे? क्या अंग्रेज उनको अडॉप्ट कर लेंगे? क्या उनको मानेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। आप राज कर सकते हो,
पर सांस्कृतिक बदलाव नहीं कर सकते। आप उनको अपने फेस्टिवल मनाने पे मजबूर नहीं कर सकते। वो वहाँ क्रिसमस ही मनाएंगे, आप उनके फेस्टिवल का नाम बदल सकते हो पर फेस्टिवल का क्रियाक्रम नहीं बदल सकता। जो कार्यक्रम है वो नहीं बदलेगा। तो संस्कृति उनकी अंग्रेजों की रहेगी, राज हमारा रहेगा। वैसा ही भारत में हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ आके राज करके गए, पर क्या वो हमारे फेस्टिवलों को बदल पाए? क्या हमारी भाषा को बदल पाए? क्या हमारे पहनावे को, हमारे खाने पीने को बदल पाए? क्या हमारे जो कार्यक्रम थे उनको बदल पाए? नहीं बदल पाए। इसका मतलब संस्कृति कभी बदलती नहीं है, और संस्कृति जिस देश की होती है उसी की रहती है। और भारत की संस्कृति श्रमणों की संस्कृति है, इसलिए ये बदलेगी नहीं। और जिसकी संस्कृति होती है उसके लोगों को उसी के नाम से बुलाते हैं। जैसे इंग्लिश जो कल्चर है, इंग्लिश जो संस्कृति है, उसको हम क्या कहते हैं? उनके लोगों को इंग्लिश लोग कहते हैं, अंग्रेज लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज लोग हैं। जैसे अमेरिका की जो संस्कृति है उनको कहते हैं कि ये अमेरिकन लोग हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ये अरब की संस्कृति है तो हम कहते हैं अरबी लोग हैं। तो जो समण संस्कृति है उसके लोगों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जोर से बताओ, समण संस्कृति लोग क्या कहेंगे? जोर से बताओ क्या कहेंगे? तो बताओ आप समण हो या नहीं हो? अब बताओ, एक हाथ उठाओ जो ये कहता हो कि हम समण नहीं है। एक हाथ उठाओ। और अगर जब हम समण संस्कृति के लोग हैं, समण हैं, तो हम भूल कैसे गए? ये सवाल पूछेंगे आपसे। हम समण हैं, समण संस्कृति के लोग हैं, नाम हमारा समण है, समणीय धम्म भी है हमारा, सारे समणी धम्म हमारे हैं, तो इसको भूल कैसे गए? ये सवाल बहस में आएगा। जब आप बहस करोगे और ये कहोगे कि मैं समण हूँ, हमारी संस्कृति का नाम समण है और हम पुराने समणीय लोग रहे हैं, हमारी परंपरा का नाम समण है, तो आपको हराने के लिए कहेगा कि भैया तुम इसको भूल कैसे गए, ये चला कहाँ गया, ये पूछेगा। क्या कहोगे? समण को बदलकर भाषा में श्रमण किया गया है, और श्रमण को जो बनाया गया है वो बनाया गया है श्रम से। और हमारी पुरानी भाषा में श्रम शब्द नहीं है। आधा शय और आधा रे शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। ना आधा त्रय है, ना गे है, ज्ञानी वाला गे है, और भी कई शब्द हैं। तो इसका मतलब किसी ने जानबूझ के साजिश करके हमारे समण शब्द को कह दिया कि हम श्रमण हैं, सम को कह दिया श्रम है, सम से श्रम बना दिया, और श्रम का अर्थ बदल दिया। श्रम का अर्थ बदल के कह दिया मेहनत करो, मेहनत करने वाले लोग, परिश्रम करने वाले लोग, श्रम करने वाले लोग, ऐसा हमको कह दिया। और हमने, हमारी किताबें चली गई, ज्ञान चला गया, तो हमने उसको मान लिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, हम राजा नहीं हैं। अरे हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हैं, हम बुद्ध की संतान हैं। हमारी हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में आपको एक भी कहानी ऐसी नहीं मिलेगी कभी किसी समण ने भीख मांगी हो। एक भिखारी नहीं मिलेगा आपको पूरे इतिहास में, पूरे समणों की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक कहानी नहीं मिलेगी जिसमें यह कहा गया हो एक समण याचक भीख मांगता है, याचना करता है। एक भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। भीख मांगने के अलावा, याचना करने के अलावा सारे काम हम करते थे, चाहे वो राजा का है, चाहे सेना का है, चाहे सेनापति का है, पर भीख मांगने का नहीं किया हमने। इतनी ऊंची हमारी संस्कृति है। तो हम काहे के श्रमिक रहे भाई? हम कौन से श्रमिक हैं? ताकि हमारे लोग भी सीना ठोक ठोक के कहते हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। अबे गधो, तुम राजा हो, तुम मेहनत करने वाले नहीं, तुम लेबर नहीं हो, तुम राजा हो। तुम सीना ठोक के कहो हम सम्राट अशोक की संतान है, हम बुद्ध की संतान है जो विश्व गुरु है, हम सुदत्त की संतान है जो व्यापारी रहा है पूरी दुनिया का, हम चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है जिसने पहली सेना बनाई और दुनिया को गुलाम बनाया। हम इतने बड़े लोग हैं और तुम कहते हो कि हम लेबर हैं, हम लेबर हैं। अबे लेबर लेबर कहोगे तो लेबर ही रहोगे। इसलिए उन्होंने समण नाम को, सम नाम को श्रम में बदल दिया और श्रम से श्रमिक कर दिया, और उस झूठा शब्द को हमारे माथे पे मर दिया और हम उसको लगा के गले से घूम रहे हैं। तो कोई कहे कि जी ये कहाँ चला गया, तो संस्कृत भाषा में श्रवण सभ्यता इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्ध को क्या बोलते हैं? जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जानते हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जब कहा गया हो कि बुद्ध महावमण हैं या महाब्राह्मण हैं। एक शब्द ऐसा नहीं है पूरे त्रिपिटक में। जैन के जो आगम है उनमें भी नहीं है।
तो उनको हमेशा कहा गया कि ये महाश्रमण लोग हैं, महाश्रमण लोग हैं। जैन को भी महाश्रमण बोला गया है। तो बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी भी बमण नहीं है, पर बुद्ध के दो चेले बमण रहे हैं, सारिपुत्र जो मुगलयान, महामुगलयान। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो भी उसकी जन्मजात जो पहचान है समण वाली, वो नहीं बदलती। उसको महासमण ही बोलते हैं आज भी। और कोई व्यक्ति उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करके अरहत बन जाता है, महामोगलयान जैसा, सारिपुत्र जैसा, जो बुद्ध का चेला रहा है, पर वो समण नहीं बन पाया, उसको आज भी ब्राह्मण ही बोलते हैं कि वो दोनों ब्राह्मण पुत्र थे, तो उसको ब्राह्मण ही बोलते हैं। तो ये वो पहचान है जो कभी बदलती नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है, भारत का इतिहास कुछ और नहीं, समण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का संघर्ष है। किसी ने सुना ये सेंटेंस? सुना है? जरा हाथ खड़े करना। देखो 10-20 लोगों ने सुना है, उधर बहन जी ने भी सुना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि इसको सुन लो कि बाबा साहब ने भी कहा है कि हमारा संघर्ष कुछ और नहीं है, हम समण हैं और बमण हैं, बस यही संघर्ष है। तो समन संघ क्या कर रहा है? समन संघ आपको ये नहीं कह रहा कि आप डंडा लेके और सड़क पर जाके कहो कि मैं समण हूँ, आओ बे बमड़ो, अब तुमसे लड़ाई होगी। ऐसा नहीं बोलता। हम कोई लड़ाई वड़ाई के मूड में नहीं है, ना हमें करनी है, हमें जरूरत नहीं है। समण ये भी नहीं कहता जो समण संघ है कि आपको कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है या सपोर्ट करनी है। समण संघ ये भी नहीं कहता कि आपको चंदा देना है। समण संघ ये भी नहीं कहता कि आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है। समण संघ ये भी नहीं कहता कि आप अपना काम छोड़ दो। समण संघ ये भी नहीं कहता कि आपकी जो निज मान्यता है, आपका कोई गुरु है, कोई मत है, कोई कुछ है, आप उसको भी छोड़ो। समण संघ ये भी नहीं कहता कि आप कहीं बहुत ज़्यादा इसके लिए उग्र होकर काम करो। समण संघ तो सिर्फ ये कहता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो ये बता दो कि भाई समण हो या बमण हो, बस ये बता दो। तो एक बार जरा मुझे बताना कि आप समण हो या बमण हो, ये कहता है बस। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम समण हैं, तो इस पर हम तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। कई सारे बदमाश लोग हैं जो कई सारी वीडियो बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो ये कहते हैं जी बुद्ध के तो साहित्य में लिखा हुआ है कि समण और वमण दो तरह के लोग थे, उसमें जो वमण थे वो भी समण ही थे, पर वो जो वमण थे वो बुद्धिमान लोग थे और वो ज़्यादा ज्ञानी लोग थे। ऐसा वो पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम उनसे ये पूछते हैं, भाई तुम वीडियो सुन के आते हो उल्टी सीधी, ये बताओ कि अगर वमण ज़्यादा ज्ञानी है कोई, तो यार बुद्ध तो समण है, बुद्ध को तो वमण बोला नहीं गया, और बुद्ध की किताब से कोट कर रहे हो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बुद्ध वमणों से कम ज्ञानी है, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहना चाहते। तो फिर क्या मतलब है इसका? अरे जो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति संत हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर लेता है, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, सामाजिक नहीं होती है। और वो जो शुद्ध व्यक्ति मन का जो संत बना है या जो बुद्ध बना है, उसके लिए मनुष्य में भेद नहीं होता। वो कहता है मानव मानव एक समान। और जब वो कहता है मानव मानव एक समान, तो वो समण को भी पढ़ाता है और वमण को भी पढ़ाता है, क्योंकि मानव मानव एक समान है उसके लिए। पर भाई बुद्ध जैसे व्यक्ति जब बुद्ध बनने से पहले जिस संघ में थे उसका नाम समण संघ था। ये बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है। बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है कि 21 साल का सिद्धार्थ गौतम अपने समण शाक्य संघ का मेंबरशिप लेने के लिए आता है। वो समण शाक्य संघ के लोग उसको नियम बताते हैं, वहाँ वो उन नियमों को नहीं मानता, उसको सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद उसको देश निकाला होता है। शाक्य समण संघ उसको देश निकाला देता है और संघ के नियम उसको मान्य होते हैं। वो जो संघ है वो सामाजिक संघ है। वो जो संघ है वो धार्मिक संघ नहीं है। वो समाज को कुछ लाने के लिए, समाज के बच्चों का सुख विकास और सुरक्षा देने के लिए संघ है, वो समण संघ है। तो उस समण संघ के हम मेंबर हैं, और ये वही समण संघ है जो पुरातन है और जो प्राचीन है, उसी को कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं जी ये जो मूल निवासी शब्द है इसमें क्या दिक्कत है? कई लोग कहते हैं, खासतौर से वाम से वाले कहते हैं मूल निवासी शब्द है, उससे क्या दिक्कत है? तो मूल निवासी शब्द सुना है किसी ने? सुना है। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि एक बात बताओ भाई, भारतीय संविधान कहता है कि जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वहाँ का मूल निवासी है। तुम इस बात को मानते नहीं हो, उसका मतलब तुम संविधान को नहीं मानते। चलो ना मानो संविधान को, तुम्हारी भावना है, हम कुछ नहीं कहते।
तो हम उनसे ये पूछते हैं, भाई साहब काशीराम जी के बहुजन शब्द में क्या दिक्कत थी तुम्हें? तुमने साहब काशीराम जी के बहुजन शब्द को छोड़ दिया और तुम मूल निवासी शब्द ले आए, उसमें क्या दिक्कत थी? तो जवाब नहीं देते। अच्छा, साहब काशीराम जी जो बहुजन शब्द लाए, तो उससे पहले जो डॉक्टर अंबेडकर का डिप्रेस क्लास था और डिप्रेस क्लास बोला करते थे, वो उसमें क्या दिक्कत थी? वो छोड़ के काय बहुजन लेके आए? अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर ने अनटचेबल शब्द, अछूत शब्द छोड़ के डिप्रेस क्लास क्यों लेके आए? ये दरअसल सीढ़ियाँ हैं, हम तय करते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले समण थे, समण से श्रमण बने, श्रमण से फिर हम अछूत बने, अनटचेबल बने, फिर अर्जक बने, फिर हम शोषित बने, फिर उसके बाद में बाबा साहब ने हमको डिप्रेस बनाया, फिर बाबा साहब ने हमको SC ST OBC बनाया, फिर साहब काशीराम जी ने हमको बहुजन शब्द दिया और बहुजन शब्द से आगे जाके उन्होंने मूल निवासी सोचा, और लास्ट में जो शब्द आता है वो समण से चले समण ही आता है। तो कोई कहता जी ये समण शब्द आखिरी शब्द कैसे है? तो हम ये कहते हैं कि भाई समण शब्द आखिरी शब्द ऐसे है क्योंकि सोसाइटी के अंदर बाबा साहब के अनुसार दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, या तो समण है या वमन है। आप लाख कोशिश कर लो, पर वमन की जो संस्कृति सभ्यता जो बाहर से आई है वो आपसे मैच नहीं करती। वो आपको आज भी, आप उसको अपने घर में अलाउ नहीं करते, वो अपने घर में अलाउ नहीं करता। आपके यहाँ उसका शादी ब्याह नहीं होता, आपके यहाँ आना जाना नहीं होता, उसका अलग है, आपका मामला अलग है। ये सांस्कृतिक डिफरेंस है और ये पहले से चला आ रहा है और बाबा साहब ने बताया है, इसलिए इसके अलावा कोई डिफरेंस और है नहीं। आप चाहो तो खूब इसको ट्राई कर लो कि इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है क्या, आपको मिलेगा नहीं। ये अंतिम शब्द है, और अगर फिर भी कोई ये कहता हो ज्ञानी कि इस अंतिम शब्द के बाद भी कोई शब्द है तो जल्दी से ले आए, क्योंकि ये शब्द जल्दी से ले आए कि अब हम फाइनल स्टेज में हैं और उसके बाद फिर काम बढ़ रहा है, बाद में बदलने में दिक्कत होती है तो बदला नहीं जाएगा। इसलिए कोई लगता है किसी दिमागदार को कहीं किताब में पढ़ा हो, हमने तो खूब मेहनत की है, 4 साल से 500 आदमी लगातार इस बात में लगे पड़े हैं कि समण शब्द कहीं कोई और शब्द तो नहीं इसके बाद पर मिला नहीं, इसलिए ये आखिरी शब्द है और ये आखिरी पहचान है, अंतिम पहचान है और यही पहली पहचान है। यानी हम समण थे, समण ही रहेंगे और समण हैं, ये हमारी अंतिम पहचान है। तो ये तो बात हुई समण शब्द के बारे में। अब जब समण शब्द पे काम आरंभ हुआ, अरे बोलो मत आप, उसे करने दो, जो भी करने दो, अब ये काम तो कल करने का था, अब छोड़ो, अब हम गर्मी में काम चला लेंगे। ये बात तो हुई समण शब्द की कि आप समण के बारे में क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे। समण शब्द को लेके जब काम आरंभ हुआ और बातचीत शुरू हुई तो सभी को बहुत पसंद आया कि भाई हमारा संघ है और हमारी पहचान समण है, और ये काम अपने आप बढ़ता रहा, बिना चंदे के, बिना नेतागिरी के, बिना पद के, बिना पोस्ट के, बिना उसके। तो सवाल आता है कि अब क्या करना है। बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में बाबा साहब ने कहा इसमें आपको समता मिलेगी, इसमें आपको सारे राइट मिलेंगे, जितने फंडामेंटल राइट है सारे मिलेंगे। बाबा साहब ने किताब लिखी और बंद कर दी, संविधान पास हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वो मिलेंगे कैसे? संविधान की तो किताब है, वो चल के तो आनी नहीं, वो लागू कैसे होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनको चेक कौन करेगा कि ये लागू हुए नहीं हुए, ये मिला या नहीं मिला, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, कोई अगर इसको लागू नहीं करता है तो उसकी सज़ा क्या रहेगी। ये बात बाबा साहब से कई बार पूछी गई तो बाबा साहब ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया। बाबा साहब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी वो संविधान को लागू करेगी और वो निश्चित करेगी कि संविधान में जो लिखा हुआ है, जो पास होता है, वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जुडिशरी जो होगी, जो जज होंगे, वो ये तय करेंगे कि संविधान में जो चल रहा है वो ठीक है या नहीं है। और कोई खबर ऐसी है जो कुछ गलत हो सकती है तो उसको जो पत्रकार होंगे, जो न्यूज़ मीडिया होगा, वो बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। ये सिस्टम बाबा साहब ने संविधान में दिया। तो पहला काम था बाबा साहब का कि समानता का अधिकार देने का, वो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ समन संघ का पहला काम था कि ये बताने का कि हम सब बराबर हैं, समन संघ में सारे बराबर हैं। समन संघ में सिर्फ एक सीनियरिटी चलती है कि जो काम करने पहले आता है उसका नाम पहले लिख जाता है, पर सारे बराबर हैं, माना बराबर हैं। ये समन संघ में बाकायदा पालन होता है। अब सवाल ये होता है कि अब ये इतना बड़ा कारवां होता जा रहा है पूरे देश में, इसको चलाएं कैसे? तो चलाने के लिए बाबा साहब के संविधान में ही साफ साफ लिखा हुआ है
कि चलाने का जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो चलाने का जो सिस्टम है वो मेरिटोरियस होना चाहिए, मतलब मेरिट के आधार पर होना चाहिए, जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है वो करे। इसका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली होना चाहिए, यानी कि इसका कुछ परिणाम आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि इस सिस्टम को चलाने के लिए सोशल जस्टिस का ध्यान रखना चाहिए। सोशल जस्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संविधान चलाने के लिए देश के अंदर से आपने लोगों का चुनाव करना है, जिसमें जितनी क्षमता है। कोई अगर ज़्यादा काबिल है तो उसको आईएएस बनाओ, कम काबिल है तो उसको पीसीएस बनाओ, कम काबिल है तो उसको क्लास बी बनाओ, कम काबिल है तो उसको क्लास सी बनाओ, और कम काबिल है तो उसको क्लास डी बनाओ, और सभी लोगों को इसमें लो, और वो सभी मेरिट के आधार पे आने चाहिए, और उनको बराबर मौका मिलना चाहिए सोशल जस्टिस के अनुसार। इसलिए रिजर्वेशन होता है ताकि सब तरह के लोग उसमें आएँ। ठीक वैसा ही काम अब समर संघ में अगले स्टेप में होगा। वही जो बाबा साहब ने कहा है संविधान में, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए समर संघियों में से वो लोग चाहिए, अब उन लोगों की सेवाएं चाहिए जो मेरिटोरियस हों, जो अपनी दक्षता प्रूव कर सकें कि वो पूरे देश के इस सिस्टम को चला सकते हैं, जिनके अंदर सोशल जस्टिस हो, जो लोग हर अर्थ में एफिशिएंट हों, आज का काम आज करने वाले, जो काम से जीना चुराएं। तो सरकार तो तनख्वाह देती है, सरकार तो घर देती है, सरकार तो पेंशन देती है, सरकार तो पैसा देती है, पर समन संघ कुछ नहीं दे सकता। समन संघ में आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। सेंटर पे कोई सुविधाएं मिल जाए, कुछ लोग चलाते हैं, आपने कागज़ पेन अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, रजिस्टर अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, और जितने आप गवर्नमेंट सर्वेंट की जिम्मेदारी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी से संघ का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जीवन है। यहाँ से बचेंगे तो वहाँ नौकरी कर पाएंगे, यहाँ बचेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा समन संघ का जो नेक्स्ट स्टेप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी संघ के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अब आरंभ होगा। आप अपना आवेदन करें, अपने समन संघी को बताएं कि आप क्या सेवा लेना चाहते हैं। आप जिले की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, आप तहसील की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, आप गांव की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, आप किसी मोहल्ले का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहते हैं, आप किसी दफ्तर का संभालना चाहते हैं, आप 20 आदमियों का संभालना चाहते हैं, आप लिखित में काम करना चाहते हैं, आप इनकी हायरार्की जो रजिस्टर है वो बनाना चाहते हैं, आप जो इसका यहाँ न्यूज़ का पढ़ाई का काम होता है वो करना चाहते हैं, आप जो यहाँ ट्रैवल की व्यवस्था है वो करना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं, पर ये सेवाएं आपने देनी पड़ेंगी। आप में से जो भी मटीरियल्स हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है, जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है, जो करना चाहते हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च भी कर सकें और दिन रात काम कर सकें, उनकी सेवाएं अब चाहिए। अब ये बहुत बड़ा हो गया है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं उतरे और हमने इसका सिस्टम नहीं बनाया, तो जैसे अमरोहा की संगति लगाने के लिए 10 दिन से मेहनत आप लोग कर रहे हैं, अगली बार फिर आपको 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, अगली बार फिर, और उससे हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि हासिल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, संघ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, अपनी बात को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का सिस्टम बताना पड़ेगा। इसलिए सबको बराबर का मौका है। जैसा कि बाबा साहब ने आदेश दिया है कि सबको मौका है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आपके अंदर कितनी काम करने की क्षमता है, आप कितना अपना तन मन धन लगा सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितने एरिया को कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो विदेश में भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो देश में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मोहल्ले में भी कर सकते हैं, पर काम उतना ही लीजिए जितना आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोशन का चांस रहेगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको ज़्यादा जिम्मेदारी, देखो ज़्यादा काम करने वाले का इनाम क्या होता है? और काम। ज़्यादा काम करने वाले का इनाम क्या होता है? और काम। तो इसलिए ज़्यादा काम करो, इनाम में और काम लो, और चढ़ते चले जाओ जहाँ तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम कर सकते करो। तो ये सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं है और कोई आपकी टांग खींचने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी होती है। आप जो काम करोगे वो लिखित में चलेगा, वो फाइल में चलेगा, और उसका एक एक चीज़ का पता रहेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समन संघ का सेकंड स्टेप है। अब हम सेकंड स्टेप में आ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब ये रुक नहीं पा रहा है, इसलिए सिस्टम को बनाने की
बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। जो जो लोग अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो प्रकाश सिंह एंकर हैं, वो यहाँ आएंगे, अपना बताएंगे। कहाँ गए प्रकाश सिंह जी? वो यहाँ आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। अभी कई सारी प्रक्रियाएं होंगी, संघ को नमन भी होगा, उसके बाद में यहाँ आपके खाना भी होगा, उसके बाद सामूहिक फ़ोटो भी होगा, सवाल जवाब भी होंगे और सबसे